ओके चलो, इधर इधर इधर, एवरीवन दिस साइड, आयुष, सिद्धार्थ। ओए हीरो, किसको देख रहा है इतना? ठीक है चलो, इधर सुनो। हमारे सामने एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, अभी हम दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करेंगे। वन लिक्विड मॉलिक्यूल इज लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इज दैट क्लियर? और एक लिक्विड मॉलिक्यूल है जो पूरा बल्क में लोकेटेड है, इनसाइड द लिक्विड लोकेटेड है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है, जिसको हम एनालाइज करेंगे। और बल्क में, बल्क मतलब लिक्विड के अंदर, इनसाइड, डीप इनसाइड, एक लिक्विड पार्टिकल को लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी ऑल एग्री कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, दे एक्सर्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद ईच अदर, दे फॉर्म बॉन्ड्स विद ईच अदर, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस क्लासरूम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, कृषांगी नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं इस बंदे का एग्जांपल लेता हूँ, राइट, दिस गाय, ठीक है। सो दिस गाय इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द बल्क ऑफ द क्लासरूम, एकदम बीचों बीच में है। फॉर एग्जांपल, बल्क इन द सेंस इसके चारों तरफ इसी के स्पीशीज के बाकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, इज दैट क्लियर? बट दिस पर्टिकुलर लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर लोकेटेड एट द सरफेस। बात को समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करूँ, और चलो मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करूँ, इसके चारों तरफ एवरीवेयर देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, इज दैट क्लियर? और हर एक के साथ इसने क्या बना के रखा होगा? बॉन्ड्स बना के रखा, इज दैट क्लियर? सो इसके आसपास के जो जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, and the force distribution will look something like this, right? It will be symmetric from any side, किसी भी साइड से देखोगे ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ इसके ही जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, चारों तरफ, ऊपर नीचे, साइड वाइज, इधर लेफ्ट राइट। सो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इस पे, इज दैट क्लियर? एंड द फोर्स हैज गॉट अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है चारों तरफ, इज दैट क्लियर? एंड बाय कॉमन सेंस वी कैन इजीली से कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज ऊपर भी जितना फोर्स है नीचे भी उतना ही है, राइट में जितना फोर्स है लेफ्ट में भी उतना ही फोर्स, राइट? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? सेकेंडली, यू पीपल आई थिंक सो विल एग्री कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल जितना बॉन्ड्स बनाएगा वो उतना स्टेबल होगा, राइट? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल, इज दैट क्लियर? इस बात को याद रखना, इस स्टेटमेंट को हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा एक पार्टिकल का कहानी जो कि तुम्हारे लिक्विड के डीप इनसाइड में लोकेटेड है, बल्क में लोकेटेड है, इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं सरफेस में एक लिक्विड मॉलिक्यूल को पकड़ूं और उसको एनालाइज करूं, तो इसका सिचुएशन और इसका सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस, बिकॉज अगर तुम ऊपर वाले पार्टिकल को एनालाइज करोगे तो तुमको दिखाई देगा इस पार्टिकल के नीचे इसी के जैसे बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोर्सेस का डायग्राम बनाऊं, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, और ये डायग्राम क्या था? चारों तरफ से सेम दिख रहा था, इस पार्टिकल में अलग बनेगा, बिकॉज इस पार्टिकल के चारों तरफ सिर्फ सरफेस में मॉलिक्यूल्स लोकेटेड है। तो सरफेस के अलोंग, किसके अलोंग बोला मैंने? सरफेस के अलोंग ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा, समझ में आ रहा है? सरफेस के अलोंग ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा, और कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। किस तरफ लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता तरह से ऐसा, तो इसमें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा होगा अलोंग द सरफेस। किसी को कोई डाउट? सरफेस पे लोकेटेड है तो अलोंग द सरफेस फोर्स लग रहा होगा, बोलो भाई। और किस तरफ लग रहा होगा? नीचे की तरफ, ऐसा, राइट? तो इसका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? इसका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर तुम इस पर्टिकुलर लिक्विड पार्टिकल को देखोगे
और सरफेस के अलॉन्ग एनालाइज करोगे तो तुमको दिखेगा कि दिस लिक्विड पार्टिकल इज बीइंग स्ट्रेच्ड रेडियली आउटवर्ड अलॉन्ग द सरफेस। नहीं आया समझ में? ये जो पार्टिकल है इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके अलॉन्ग है? मैं सरफेस का बात कर रहा हूँ, ऊपर तो है ही नहीं। तो ये अगर पार्टिकल है तो किधर फोर्स? इधर है, अलॉन्ग द सरफेस। डू यू एग्री विद दिस? ये इमेजिन हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल है इस पे फोर्स अलॉन्ग द, ये हो गया लिक्विड का सरफेस। दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसके टॉप में ये मॉलिक्यूल है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है? अलॉन्ग द सरफेस, ऐसा 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 ऐसा। राइट? सो can't I say that this particle is being stretched? Just try to imagine, ऐसे स्ट्रेच किया गया है। इसके पास वाला पार्टिकल का भी यही कहानी है, वो भी स्ट्रेच हो रहा है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है? खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है अलोंग दी सरफेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऊपर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे सरफेस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं। मैंने सिर्फ एक का कहानी बताया, बट ये जो कहानी है ये इसके लिए भी तो वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। तो ये वाला इसको क्या कर रहा है? सरफेस के अलॉन्ग खींच रहा है। ये वाला इसके साथ क्या कर रहा है? सरफेस के अलॉन्ग खींच रहा है। ये वाला इसके साथ क्या कर रहा है? सरफेस के अलॉन्ग खींच रहा है। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद दिस? पक्का? फिर से बोलूँ, ये हो गया सरफेस। सरफेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे कैसे फोर्स लगा रहा है? टेंजेंशियल। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे कैसे फोर्स लगा रहा है? टेंजेंशियल। ऐसा खींच रहा है, मतलब दे पुलिंग ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो ऊपर वाले सरफेस पे अगर मैं ध्यान दूँ, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर पुलिंग ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहा है। या अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल को देखो, वो स्ट्रेच हो रहा है ऐसे करके, चारों तरफ से पुल हो रहा है। एवरी मॉलिक्यूल इज बीइंग पुल्ड, एवरी मॉलिक्यूल, एवरी लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस इज बीइंग पुल्ड आउटवर्ड। इज दैट क्लियर? सो इफ एवरी मॉलिक्यूल इज पुल्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ अगर खींचा जा रहा है, विल नॉट द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट? एक स्ट्रेच्ड रबर शीट का जैसा बिहेवियर होता है, बिकॉज एक रबर शीट को अगर तुम खींच दोगे, किसी भी मॉलिक्यूल को देखोगे, वो मॉलिक्यूल क्या बोलेगा? सर मेरे को तो चारों तरफ से खींच रहा है। रबर शीट का बात कर रहा हूँ। तो वैसा ही डायनेमिक्स यहाँ पर भी तो बना है। अगर मैं किसी एक सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल के या लिक्विड पार्टिकल को पूछूं तुम पे कैसा फोर्स लग रहा है, ये बोलेगा सर हर कोई मेरे को क्या कर रहा है? सरफेस के अलॉन्ग क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो एक लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है ना, क्या होता है लिक्विड का टॉप सरफेस? वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। सर मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन शीट होता है, बायोलॉजी में तो पढ़ते हैं ना मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक व्हाट? शीट। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर से, एक लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वो कैसे बिहेव करता है? दिस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट। रबर शीट मत लिखना, क्या लिखोगे? स्ट्रेच्ड। समझाने के लिए रबर शीट बोल रहा हूँ, एग्जाम में लिखोगे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा लिखोगे। देखो समझने का लैंग्वेज अलग है, लिखने का लैंग्वेज अलग है, समझ में आता ही नहीं आता। ओके, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। दैट इज अ रीजन बहुत सारे इंसेक्ट्स को तुमको पानी में चलता हुआ दिखता ही नहीं दिखता। इंसेक्ट डूब जाता है क्या पानी के अंदर? चलते ही नहीं चलते। हाँ क्यों? तुम लोग ट्रैम्पोलिन में जंप नहीं करते? वो जो मॉल्स के बाहर एक शीट लैमिना होता है, बच्चे लोग कूदते रहते हैं के ऊपर। हाँ, और तुम लोग नहीं कूदते, बड़े हो गए तुम लोग। मैं तो अभी भी मजा लेता हूँ, चांस नहीं लेता। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओए सुनो सुनो, एग्जैक्टली वो सिचुएशन है, एग्जैक्टली वो सिचुएशन है। वो रबर शीट क्या है? हमारे लिए टाइट है, इसलिए हम लोग घुसते नहीं है। और अगर मैं लिक्विड के टॉप सरफेस के बारे में बात करूँ, वो ट्रैम्पोलिन जैसा ही बिहेव करता है। किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए। सो दैट इज द रीजन दे कैन वॉक ऑन द सरफेस। इसलिए अगर हमारे पास एक लिक्विड का सरफेस है, उसके ऊपर अगर हम एक ब्लेड को आराम से फ्लैट करके सुला देते हैं तो ब्लेड डूबता नहीं है, क्योंकि ब्लेड तो स्टील से बना हुआ है, उसका डेंसिटी पानी से क्या है? ज़्यादा है। तो उसको तो डूब जाना चाहिए था, डूब जाएगा भी। अगर तुम इस ब्लेड को लेके पानी में डुबा के छोड़ दोगे तो ब्लेड तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ब्लेड को आराम से लेके ऐसे फ्लैट करके सरफेस में आराम से सुला दोगे तो वैसा ही रहेगा, डूबेगा नहीं। बिकॉज तब तुमने मेम्ब्रेन पे छेद नहीं किया। तुम जिस ट्रैम्पोलिन में कूद रहे हो, फट करके फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? घुसोगे नहीं घुसोगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? तो ब्लेड को अगर तुम ऐसे करके बेंड करके सरफेस को चीर के पेनिट्रेट करके अंदर डाल दोगे, तब तो वो रबर शीट जैसा बिहेव नहीं करेगा और वो जो ब्लेड है वो सिंक कर जाएगा।
लेकिन आराम से फ्लैट करके रखोगे तो ट्रैम्पोलिन मेंटेन रहेगा और वो आराम से सोता रहेगा उसमें। इज दैट क्लियर? और इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखो ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है दोनों में डिफरेंस है। दिस मॉलिक्यूल इज बीइंग स्ट्रेच्ड, यस इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, बट ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इट हैज बीन स्ट्रेच्ड ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हर एक मॉलिक्यूल इज बीइंग स्ट्रेच्ड रेडिली आउटवर्ड, इसलिए वो सरफेस कैसे बिहेव करता है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। फिर से एनी सरफेस ऑफ ए लिक्विड विल ऑलवेज बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। बात समझ में आया? पक्का? श्योर? एज यू ऑल एग्रीड? एक मॉलिक्यूल जितना बॉन्ड्स बनाएगा उतना स्टेबल होगा। तो अभी अगर मैं एक बल्क वाले मॉलिक्यूल को सरफेस वाले मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करूं, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा? बल्क वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा या सरफेस वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा? बल्क इज ऑब्वियसली नीचे रहेगा, उसके नेबर्स ज़्यादा है, हाँ पड़ोसी ज़्यादा, एग्जैक्टली, तो बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इज दैट क्लियर? राइट? बट व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल्स विच आर लोकेटेड ऑन द सरफेस? उसका पड़ोसी है ही नहीं ऊपर की तरफ, सिर्फ साइड में है और नीचे है, तो बॉन्डिंग भी क्या होगा? कम होगा, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा? कम होगा, मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर्ड टू द मॉलिक्यूल विच आर इनसाइड द बल्क। मैं रिलेटिव कंपेरिजन कर रहा हूँ, बात समझ में आता नहीं आता? दैट मीन्स अगर मैं लिक्विड के बल्क के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनका एनर्जी का कंपैरिजन सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करूं तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास लिक्विड के बल्क मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होता है। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद दिस? पक्का? ओके। तो जितना बड़ा सरफेस उतना ज़्यादा सरफेस मॉलिक्यूल्स, उतना ज़्यादा एनर्जी लिक्विड के पास। फिर से जितना बड़ा सरफेस होगा सरफेस मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगा? क्या कोई भी सिस्टम अपने आप हाई एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है? क्या कोई भी सिस्टम अपने आप हाई एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। इज दैट क्लियर? राइट? इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द एनर्जी। इन दिस केस हमको पता है कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज़्यादा सरफेस मॉलिक्यूल्स होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो लिक्विड का हमेशा नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा? टू टेक ए शेप विच विल गिव यू द लीस्ट सरफेस एरिया, ताकि नंबर ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाए? कम हो जाए। दैट इज द रीज़न बारिश का ड्रॉप जो होता है उसका शेप स्पेरिकल होता है। तुम बोलोगे सर स्पेरिकल नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो ग्रेविटी के लिए होता है। स्पेस में अगर बबल को देखोगे, मूवीज़ में देखा है, वो परफेक्ट स्पीयर होता है क्योंकि उसमें ग्रेविटी नहीं है। वो सिचुएशन इमेजिन करो तो वो परफेक्ट स्पीयर क्यों लेता है? बिकॉज स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमम होता है। हर एक लिक्विड का यही टेंडेंसी होता है कि वो अपने सरफेस को क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। बात समझ में आता नहीं आता? तुमने कभी वो उससे खेला है जिसमें एक रिंग रहता है, उसके एक सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं, फिर फूक मारते हैं, बबल्स निकलता है। इज दैट क्लियर? अभी देखो बबल वो ऐसा लेयर था, है ना, ऐसा लेयर था, ओए ऐसा एक फ्लैट लेयर था, उसको फूक मार के बड़ा करोगे ना तुम उसको, लेकिन फूक तो मारना पड़ेगा ना, अपने आप तो बड़ा नहीं होगा। बिकॉज अगर वो बड़ा हो रहा है इसका मतलब क्या है? उसका सरफेस क्या हो रहा है? नमन मार खाएगा, लेकिन मैं सीरियसली डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट विल हैपन टू द सरफेस ऑफ द ड्रॉप? द सरफेस ऑफ द ड्रॉप इज गोइंग टू इंक्रीज। मतलब एनर्जी चाहिए उसको, अपने आप तो वो सरफेस बना नहीं सकते, इसलिए हमको एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। एक बलून अगर फुलाना है, देखो बलून फुला हुआ बलून अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, लेकिन अपने आप फुल नहीं सकता, मतलब एक्सपांड नहीं हो सकता। तुमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज उसका सरफेस क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है। उस सरफेस का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? स्क्वीज होकर छोटा होने का। अगर हवा निकल जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है? सरफेस छोटा हो जाता है। अगर सरफेस बढ़ाना है, बिकॉज सरफेस में क्या स्ट्रेच है, तो तुमको एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू उस सिस्टम के अंदर क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे डिस्कशन का जो टेक है वह वो ये है कि सबसे पहले अगर मैं बल्क के मॉलिक्यूल को सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करूँ, दोनों की सिचुएशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। बल्क मॉलिक्यूल ज़्यादा खुश होते हैं बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ नेबर्स, दे हैव मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दे आर मोर स्टेबल। बट सरफेस मॉलिक्यूल्स दे डोंट हैव नेबर्स ऑन द टॉप, so they form less number of bonds, so they have more energy as compared to the molecules which are inside. Secondly, the molecules which are located on the surface are being stretched along the surface. See, if every molecule is being stretched, the top surface of a liquid will behave like a stretched membrane. समझ में आया? अगर कोई भी सरफेस को स्ट्रेच करोगे उस सरफेस में टेंशन होगा ही नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा यार।
होगा ही नहीं होगा, तो हम टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और इन दिस केस उस फोर्स को, फोर्स पर यूनिट लेंथ मैं समझाऊंगा, हम सरफेस टेंशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम उसको? सरफेस टेंशन, बिकॉज ऊपर वाला मेम्ब्रेन खींचा हुआ है। अगर खींचा हुआ है तो कुछ ना कुछ सरफेस के अलॉन्ग क्या होगा? फोर्स होगा। उस फोर्स को हम लिखेंगे बाद में जाकर। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? दैट इज द रीजन कोई भी लिक्विड का सरफेस हमेशा अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहता है? घटाना चाहता है इन द प्रोसेस टू रिड्यूस इट्स एनर्जी, बिकॉज जितना कम सरफेस उतना कम सरफेस मॉलिक्यूल्स, जितना कम सरफेस मॉलिक्यूल्स उतना कम सरफेस एनर्जी। मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया, क्या बोला मैंने? सरफेस एनर्जी। सरफेस के मॉलिक्यूल के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कहानी यहाँ तक क्लियर है? ओके